हे गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो सबसे पहले तो एक बार आप लोगों को फिर से होली की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, होली के रंगों की तरह आपके जीवन में भी सफलता के रंग घुलते रहें और आप अपने जीवन में काफ़ी आगे बढ़ें। जो आपका मुकाम है, जो आपका एम है, जल्दी ही वो पूरा हो दोस्तों। तो फिर से आपका स्वागत है एक बार जनरल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यूज फॉर उत्तराखंड पीसीएस एंड वरीयस एग्जाम लाइक लैब असिस्टेंट, जहाँ पे साइंस के क्वेश्चन बनते हैं यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम्स में भी। तो यहाँ पर देखिए, साइंस के क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। आज का सेशन काफी महत्वपूर्ण है। आज आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों के क्वेश्चन यहाँ पे मिलने वाले, तीनों सब्जेक्ट के। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा चुनिंदा क्वेश्चन है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, इस वाली सीरीज में ज़्यादा हमने ऐसे क्वेश्चन नहीं रखे हैं। केवल वही क्वेश्चन इसमें आपके लिए रखे गए हैं जो कि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और जिनके पूछे जाने की संभावना सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, तो चलिए देखेंगे, आज भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं सेशन को। तो पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे। एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही है। यदि लड़की एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए, झूलते हुए झूले से अगर लड़की अचानक उठ जाती है या एकाएक उठ जाती है तो दोलन काल क्या हो जाएगा, कम हो जाता है। ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, गतिमान वस्तु में होती है। तो देखिए, गतिमान वस्तु में दिए गए विकल्पों में क्या होगा। गतिमान वस्तु में हमेशा क्या होगी, गतिज ऊर्जा होगी। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट आंसर। गतिज ऊर्जा हो जाएगी इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। जब किसी गतिमान पिंड की गति दोगुनी हो तो लगने वाला समय होगा यदि दूरी अपरिवर्तित रहे। ठीक है, कोई गतिमान पिंड है, उसकी गति दोगुनी हो और लगने वाले समय की बात की जा रही है, यदि दूरी अपरिवर्तित, दूरी जितनी थी उतनी रहे, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी होगा। ठीक है, आधा हो जाएगा। ठीक है, लगने वाला समय कितना हो जाएगा, आधा, हाफ हो जाएगा। न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से किस राशि की परिभाषा मिलती है। तो न्यूटन के देखिए आपके 3 लॉ हैं, जिसमें जो द्वितीय नियम है, द्वितीय नियम बोलता है भैया किसका, आपका बल की परिभाषा मिलती है इससे। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा बल। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए, न्यूटन के गति का कौन सा नियम जड़त्व इनर्शिया की व्याख्या करता है। तो जड़त्व का नियम बहुत ज्यादा फेमस है न्यूटन का और ये प्रथम नियम है। ठीक है, फर्स्ट लॉ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त युक्ति को क्या कहा जाता है। तो विभवांतर जब मापना होता है तो इस युक्ति को कहते हैं बोल्ट मापी, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, देखिए, वेंटुरी मीटर से क्या मापा जाता है। तो वेंटुरी मीटर जो होता है ये मापता है द्रवों का प्रवाह। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। एंगस्ट्रम क्या मापता है। तो एंगस्ट्रम में मापा जाता है तरंग दैर्ध्य, ऑप्शन बी। टैकोमीटर वह उपकरण है जिससे मापा जाता है। तो टैकोमीटर से मापा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, चाल मापी जाती है। पृथ्वी वायुमंडल से किस प्रकार जुड़े रहती है। ठीक है, तो पृथ्वी वायुमंडल से किस प्रकार पकड़े रहती है, वायुमंडल को माफ कीजिएगा, जो वायुमंडल है पृथ्वी पे वो किस प्रकार से पृथ्वी से जुड़ा हुआ है। तो उसका भाई बहुत बेसिक सा रीजन है, ग्रेविटी के कारण। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण से। एक लड़के का भार पृथ्वी पर 600 न्यूटन है तो चंद्रमा पर इसका भार कितना होगा। तो आप सभी को पता है, चंद्रमा पर जब किसी भी पिंड को ले जाते हैं तो उसका भार रह जाता है 1/6। अगर 600 को हम 1/6 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा ये। ठीक है, ये हो जाएगा 100। ठीक है, तो चंद्रमा पे कितना हो जाएगा उसका भार, 100 न्यूटन, ऑप्शन डी। और यहीं पे क्वेश्चन बनता है द्रव्यमान। तो द्रव्यमान चेंज नहीं होता है, ठीक है, केवल मास चेंज होता है, इस चीज का ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, न्यूटन कीग्रा किसका मात्रक है। ठीक है, तो न्यूटन कीग्रा जो है भैया किसका मात्रक है। 12वें क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, त्वरण का। ठीक है, त्वरण का मात्रक है न्यूटन की कीग्रा। देखिए, यहाँ पे मास बोला मैंने, मास वही रहता है, माफ कीजिएगा, मास द्रव्यमान सेम रहता है, बट वेट में अंतर आ जाता है। ठीक है, वेट वेट 1/6 हो जाता है हमारा चंद्रमा पे, जबकि मास द्रव्यमान सेम रहता है। न्यूटन कीग्रा मात्रक हो जाएगा, किसकी यूनिट है न्यूटन कीग्रा, न्यूटन पर कीग्रा मतलब। ठीक है, तो ये हो जाता है ऑप्शन, आपका सही आंसर होगा इसमें ऑप्शन ए, त्वरण का। ठीक है, एक्सेलरेशन का। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान कितना होता है। तो स्मॉल जी जो होता है गुरुत्वीय त्वरण को दर्शाता है ये, और इसका जो मान होता है पृथ्वी पर वो हो जाता है ऑप्शन ए, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। एक अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी तल की तुलना में चंद्रमा तल पर अधिक ऊंचाई तक छलांग लगा सकता है, क्योंकि आपको पता है ये चंद्रमा पे क्या हो जाता है, आपकी ग्रेविटी कम हो जाती है, जिससे क्या होगा, ऑप्शन सी, गुरुत्वाकर्षण बल कम होने की वजह से क्या होगा, भार कम हो जाएगा तो वो ज्यादा उछल पाएगा। यदि किसी गेंद को ऊर्ध्वाधर रूप से ऊपर फेंका जाए तो गुरुत्वीय त्वरण पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो देखिए, ऊपर को अगर हम बॉल फेंकते हैं ना, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका गेंद की गति के विपरीत दिशा में होगा गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, ऑप्शन ए सही आंसर है। जड़त्व आघूर्ण का मात्रक क्या होता है। तो जड़त्व आघूर्ण का मात्रक होता है ऑप्शन सी, किलोग्राम मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देखिए, एक घूर्णी फ्लाई व्हील का आरपीएम निम्न द्वारा मापा जा सकता है। तो आरपीएम जो मापा जा सकता है, कोई घूमते हुए फ्लाई व्हील का, कोई फ्लाई व्हील घूम रहा है तो हमने उसका आरपीएम
मापना है, ठीक है। चक्का प्रति मिनट होता है इसका अर्थ हिंदी में। तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन डी। ये माप सकते हैं हम किससे? स्ट्रोबोस्कोप से, ठीक है। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किसी वस्तु का संवेग किस पर निर्भर करता है? तो वस्तु का जो संवेग होता है वो निर्भर करता है, ऑप्शन सी, द्रव्यमान और वेग दोनों पर करेगा ये, ठीक है। मास और उसकी वेलोसिटी दोनों पर निर्भर करता है, ये डिपेंड करता है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, देखिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कौन सा बदलेगा इसमें से? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जनरेटर, ठीक है। वैद्युत जनरेटर जो होता है, कई बार पूछा जाता है क्वेश्चन। शुष्क सेल में जो ऊर्जा संग्रहित होती है वो कौन सी होती है? तो शुष्क सेल में देखिए, ड्राई सेल में जो ऊर्जा होती है ये ऊर्जा हमारी होती है रासायनिक ऊर्जा, ठीक है। ऑप्शन सी, क्योंकि एक बार शुष्क सेल जब खत्म हो जाता है तो दोबारा यूज में नहीं आता हो। जब एक वस्तु का वेग दुगना हो जाता है तो इसका, देखिए किसी भी वस्तु का अगर वेग है ना वो दुगना हो जाएगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा विकल्पों के हिसाब से? तो राइट आंसर होना चाहिए इसमें संवेग दोगुना हो जाता है, ठीक है। वेग अगर दुगना होता है तो संवेग भी दुगना हो जाएगा। 1 किलोग्राम राशि का वजन कितना होता है? तो 1 किलोग्राम राशि का वजन होता है ऑप्शन सी, 9.8 न्यूटन। 1 जूल कितने के बराबर होता है? तो कार्य की इकाई होती है जूल, और 1 जूल बराबर होता है 10 की पावर 7 अर्घ के, ठीक है। 10 की घात 7 अर्घ, 10 टू द पावर 7 अर्घ। इनमें से किसमें नॉट का प्रयोग किया जाता है? नॉट, तो नॉट जो प्रयोग होता है तो ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा, गति में, ठीक है। ऑप्शन सी सही आंसर है, नॉट। नॉट, नॉटिकल मील आपने पढ़ा भी होगा, नॉट, ठीक है। बादलों की दिशा एवं गति को मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो जो बादलों की डायरेक्शन और स्पीड को मापता है ये हमारा इंस्ट्रूमेंट कहलाता है, ऑप्शन सी, नेफोस्कोप। अल्टीमीटर से क्या मापा जाता है? तो अल्टीमीटर से मापा जाता है भाई, ऑप्शन ऑप्शन बी हो जाएगा इसका आंसर, भूतल से ऊंचाई मापी जाती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, एक लिफ्ट में जब किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो, देखिए जो आदमी का प्रत्यक्ष एक्यूरेट वेट होगा ना उससे कम भार उसको कब प्रतीत होगा, ठीक है। ये होगा किस कंडीशन में होगा ये? ऑप्शन बी में, त्वरण के साथ जब नीचे एक्सीलरेशन के साथ नीचे जा रही होगी लिफ्ट तब होगा ये फील। रॉकेट कौन से सिद्धांत पे काम करता है? ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। जो रॉकेट आपने देखा होगा अंतरिक्ष में जाता है, ये रॉकेट काम करता है आपका ऑप्शन डी, संवेग संरक्षण पे, ठीक है। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पे। शरीर का वजन, शरीर का वजन, तो विकल्प के हिसाब से आंसर देखना होगा हमने। तो शरीर का वजन जो होता है पोल्स जो होता है पोल्स पे अधिकतम होता है, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें, ध्रुवों पर अधिकतम होता है किसी भी पिंड का वजन। मुक्त अवस्था में गिरते हुए एक पिंड द्वारा तय की गई दूरी किसके समानुपाती होती है? तो देखिए अगर मुक्त अवस्था में कोई पिंड गिर रहा है तो ये दूरी होगी ऑप्शन सी, गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती। गिरने के समय के वर्ग के समानुपाती, जो गिरने का टाइम है उसका स्क्वायर का समानुपाती होगा। भौतिक तुला किस पे कार्य करता है? तो भौतिक तुला जो होती है ये काम करती है ऑप्शन डी, समानांतर बल के नियम पर, ठीक है। ऑप्शन डी हुआ। जूल किसकी इकाई होती है? तो जूल इकाई होती है भाई किसकी का, जूल यहाँ पे किसकी इकाई होगी? ऊर्जा की, ठीक है। हाँ, ऊर्जा की इकाई होती है जूल, ठीक है। ऑप्शन ई सही आंसर हो जाएगा, ऊर्जा। नेक्स्ट देखिए, अश्व शक्ति किसका मात्रक है? तो अश्व शक्ति किसका मात्रक है देखिए, ठीक है। तो अश्व शक्ति में क्या मापते हैं हम? तो पावर मापते हैं। तो पावर मतलब यानी कि हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, शक्ति, ठीक है। शक्ति का मात्रक है ना एचपी, हॉर्स पावर, कितने हॉर्स पावर का इंजन है बोलते हैं। और एक हॉर्स पावर कितना होता है? एक एचपी बराबर कहीं पे 746 वॉट मिलेगा आपको, कहीं पे 750 माना जाता है मानक में, 750 के अराउंड रहता है वैसे एक हॉर्स पावर बराबर, 750 या 746 वॉट, जैसा ऑप्शन आ जाए। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम मापने वाले वैज्ञानिक कौन थे? तो प्रकाश की चाल को सबसे पहले मापा था किसने? तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, रोमर ने। प्रकाश वर्ष किसकी इकाई है? तो प्रकाश वर्ष इकाई है भैया किसकी? डिस्टेंस की, दूरी की, ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखिए, विद्युत मोटर में विद्युत ऊर्जा किस ऊर्जा में रूपांतरित होती है? तो देखिए विद्युत मोटर में हम विद्युत में तार डालते हैं मोटर का, तो जो हमारी इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो बदल जाती है किसमें? यांत्रिक ऊर्जा में, ठीक है। ऑप्शन बी हो जाएगा, मैकेनिकल एनर्जी में घूमना शुरू कर देता है ना मोटर, तो यांत्रिक एनर्जी हुआ। एक बार कितने पास्कल के बराबर होता है? तो बार जो है दाब की इकाई होती है भैया, ठीक है। और एक बार बराबर हो जाता है आपका ऑप्शन सी, 10 टू द पावर 5 पास्कल। एसआई इकाई में लेंस की शक्ति की इकाई क्या होती है? ठीक है, तो एसआई मात्रक में अगर हम देखते हैं तो लेंस की शक्ति की जो यूनिट होती है ये हो जाती है ऑप्शन बी, डायोप्टर। एक पेंडुलम की लंबाई को अगर दोगुना कर दिया जाए और उसके गोलक के द्रव्यमान को आधा कर दिया जाए तो उसका आवर्तकाल कैसा होगा? ठीक है,
तो पेंडुलम की लंबाई जब दुगुनी की जाए और उसका गोलक जो होता है उसका द्रव्यमान आधा किया जाए तो इससे इफेक्ट ये पड़ेगा दोलन घड़ी पे। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका अंडरूट 2 गुनी हो जाएगी। ठीक है, आवर्तकाल जो हो जाएगा उसका टाइम पीरियड अंडरूट 2 गुना हो जाएगा। भारत द्वारा प्रक्षेपित पहला उपग्रह कौन सा था? तो पहला उपग्रह जो भारत ने प्रक्षेपित किया इसका नाम था आर्यभट्ट। ठीक है, कमेंट कीजिए कौन से सन में इसको किया था आर्यभट्ट को प्रक्षेपित। यदि भार और आयास क्रमशः W और P हो तो यांत्रिक लाभ MA बराबर क्या होता है? ठीक है, तो मैकेनिकल एडवांटेज क्या होगा इसमें? तो राइट आंसर होना चाहिए, देखिए अगर भार और आयास W और P है तो ये सूत्र जो बनता है इसमें फॉर्मूला बनना चाहिए W/P। ऑप्शन सी होना चाहिए इसमें। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किसी प्रणाली में कणों का भार केंद्रित होने वाले बिंदु को क्या कहा जाता है? तो किसी प्रणाली में कणों के भार के केंद्रित होने वाले बिंदु को कहा जाता है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन डी, गुरुत्वाकर्षण का केंद्र। पृथ्वी के पृष्ठ से पलायन वेग का मान कितना होता है? तो पलायन वेग आपने पढ़ा ही है साइंस में। पलायन वेग वह वेग होता है जिस वेग से मतलब क्या होता है, कोई भी पिंड पृथ्वी की सीमा से बाहर चले जाता है फिर वापस नहीं आता वायुमंडल में। ठीक है, तो ये जो जरूरत होती है इसमें हमारे वेग की वो होती है लगभग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर इस स्पीड से किसी भी पिंड को फेंका जाए ना तो वो वापस पृथ्वी पे नहीं आएगा, फिर अंतरिक्ष में चला जाएगा। जब एक कण रैखिक सरल आवर्त गति में रहता है तो उसकी गतिज ऊर्जा कहाँ पे अधिकतम होती है? तो देखिए कोई भी कण अगर रैखिक सरल आवर्त गति में है, ठीक है, तो उसकी गतिज ऊर्जा कहाँ पे सबसे ज्यादा होगी? तो गतिज ऊर्जा उसकी सबसे ज्यादा हो जाएगी ऑप्शन बी, माध्य स्थिति पर, यानी कि बीच में। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला देखिए, एक चलती हुई कार और एक रेल इंजन दोनों में समान गतिज ऊर्जा होती है तो किसका संवेग ज्यादा होगा? तो कार और रेल ऊर्जा, जो रेल का इंजन होता है ना, दोनों में गतिज ऊर्जा होती है, काइनेटिक एनर्जी होती है। तो लेकिन संवेग किसका ज्यादा होगा? तो संवेग हमेशा ज्यादा होगा किसका? रेल इंजन का। ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर है। क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग निम्न में से किस में होता है? तो क्रायोजेनिक इंजनों का प्रयोग होता है ऑप्शन डी, रॉकेट प्रौद्योगिकी में। ऑप्शन डी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्रायोजेनिक जो इंजन होते हैं, रॉकेट वाले, जो हमारी जितने भी प्रौद्योगिकी है, टेक्नोलॉजी है, वहाँ पे यूज होता है। साधारण मशीन की क्षमता सामान्यतः दर्शाई जाती है। तो नॉर्मल कोई भी मशीन होती है उसकी कैपेसिटी हम किससे दर्शाते हैं? तो वो दर्शाते हैं हमारे किलोवाट में। अगला देखिए, द्रवों में पृष्ठ तनाव का कारण क्या होता है? तो जो हमारा सरफेस टेंशन होता है द्रव में वो किस वजह से होता है? तो इसका रीजन होता है भाई ऑप्शन बी, अणुओं के मध्य ससंजक बल लगता है। ठीक है, ऑप्शन बी सही है इसमें। लेंज का नियम किसके संरक्षण के नियम का नतीजा है? तो लेंज का नियम यहाँ पे भैया रिलेट करता है किससे? एनर्जी कंजर्वेशन से। ठीक है, ऊर्जा संरक्षण। एक गेंद को क्षैतिज से किस कोण पर फेंके कि वो अधिकतम क्षैतिज दूरी तय करे? तो देखिए प्रक्षेप्य का पथ आपने पढ़ा होगा, प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है और प्रक्षेप्य गति सर्वाधिक, प्रक्षेप्य जो हमारा जो लेंथ होती है ना, ऐसे जाता है ना पिंडी, ये देखिए ऐसे। ठीक है, प्रक्षेप्य गति वाला हम सूत्र भी पढ़ते थे यहाँ पे, ये कौन सा बिंदु होता है और प्रक्षेप्य का पथ परवलयाकार होता है। तो आपने देखा होगा कोई भी एथलीट होता है चक्का फेंकने वाला या भाला फेंकने वाला, वो मैक्सिमम कोशिश करता है कि अपने जो भाला या चक्का है उसको कितने डिग्री पर फेंके? 45 डिग्री पे, और 45 डिग्री पे उसको अधिकतम क्षैतिज दूरी मिलेगी। ठीक है, तो यानी कि ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, समझ पाए होंगे। तो दोस्तों ये फिजिक्स के क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, अब हम देखेंगे केमिस्ट्री के क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ, एप्लीकेशन स्टोर पे सभी कोर्सेज पे होली ऑफर के तहत 30% का ऑफ चल रहा है। अगर आप किसी भी कोर्स में इंटरेस्टेड है, उत्तराखंड जीके, सामान्य हिंदी, उत्तराखंड जीके टेस्ट, सामान्य हिंदी टेस्ट, सामान्य अध्ययन टेस्ट और कोई भी अन्य जो वहाँ पे हमारा कंटेंट है एप्लीकेशन के स्टोर पे, सभी पर आपको 30% का ऑफ मिलेगा। और आपको कूपन कोड दिख जाएगा वहाँ पे होली 2022, यानी कि 2022 हमारा होली ये कूपन कोड है जो कि 19 मार्च तक वैलिड रहेगा। तो जल्दी से जल्दी इसका लाभ उठाएं, कोर्स में एनरोल कर लें अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो। ठीक है, चलिए सेशन में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, केमिस्ट्री के क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, तो अच्छे से अभी देखिए आप लोग, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है एग्जाम्स के लिए भी। पृथ्वी की पपड़ी में विशुद्ध रूप से पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो पपड़ी में जो हमारी सबसे ज्यादा विशुद्ध रूप से, यहाँ पे पपड़ी में बोला, और विशुद्ध रूप बिल्कुल बिल्कुल क्लीन पाई जाती है जो धातु, ठीक है, वो पाई जाती है कौन सी? प्लेटिनम। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ठीक है, प्लेटिनम। अगला देखिए, जल का शुद्धतम रूप क्या होता है? तो सबसे शुद्ध रूप होता है भाई जल का कौन सा?
ऑप्शन बी, वर्षा का जो जल होता है ना बहुत शुद्ध होता है, ठीक है। हालांकि देखिए जो हमारा वायुमंडलीय पॉल्यूशन होता है शहरों में, वहाँ पे नाइट्रस ऑक्साइड और अन्य चीज़ें होती हैं वायुमंडल में, तो अम्लीय वर्षा भी होती है। लेकिन अगर बात करें साफ जगह पे वर्षा का जल अगर आ रहा है, बरस रहा है, तो इससे शुद्ध कुछ भी नहीं होता है, ठीक है, डायरेक्ट पी सकते हैं हम इसको। ऑक्सीकरण वह प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, तो ऑक्सीकरण की प्रक्रिया में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की हानि होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तत्वों से। हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होते हैं, तो हाइड्रोजन देखिए कितने समस्थानिक होते हैं, ये बच्चे वाले क्वेश्चन है, आपके हाई स्कूल के क्वेश्चन है। देखिए अगर हमने अच्छे से अगर हाई स्कूल इंटर में पढ़ाई की होती तो दोबारा से रिवीजन की आवश्यकता नहीं पड़ती। किसी भी एग्जाम में आपने देखा होगा, जीएस का पोर्शन हो, साइंस का पोर्शन हो, हिंदी हो, वही चीज़ आती है जो एनसीईआरटी हमने पढ़ी थी 6 से 12 तक, ठीक है, कोई अलग चीज़ नहीं होती। तो हाइड्रोजन के जो समस्थानिक होते हैं वो कितने होते हैं, 3 होते हैं, ठीक है, ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर रहेगा 3। श्वसन के लिए समुद्री गोताखोर निम्न में से किस मिश्रण का प्रयोग करते हैं, तो देखिए सांस लेने के लिए जो गोताखोर होते हैं समुद्र के अंदर जाते हैं, वो सिलेंडर लगा के पीठ में, मास्क वगैरह होता है सांस का ना, तो वो यूज करते हैं इसमें सिलेंडर में कौन सी गैस, ऑक्सीजन और हीलियम, ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसमें। ऑक्सीजन में हीलियम मिलाई जाती है। रीजन ये होता है कि समुद्र तल में जाते जाते क्या होता है, प्रेशर बढ़ने लगता है, प्रेशर, तो दाब बढ़ता है ना, तो दाब को मेंटेन करने के लिए हीलियम भी मिलाई जाती है, ताकि मतलब हीलियम अगर मनुष्य लेगा सांस में तो उसकी जो नसें हैं उस पर दबाव नहीं पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो नस फट भी सकते हैं गोताखोर की। चूने के जल लाइम वाटर में क्या होता है, तो लाइम वाटर में होता है आपका ऑप्शन बी, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड, ठीक है, ऑप्शन बी इसमें राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए लोहे की वस्तु में जंग क्या बनने से लग जाती है, तो लोहे की वस्तु में जो जंग होता है ना वो क्या होता है, तो जंग होता है भैया आपका ऑप्शन बी, फेरस और फेरिक हाइड्रो ऑक्साइड का मिश्रण। लोहे में जंग लगना कैसी क्रिया है, क्वेश्चन ये भी बनता है, तो ये एक रासायनिक क्रिया होती है, ठीक है, केमिकल चेंज होता है ये। अगला देखिए रासायनिक तौर पर हीरा क्या होता है, तो डायमंड होता है, केमिकल तौर पे हम देखें तो हीरा जो होगा वो हो जाएगा शुद्ध कार्बन का रूप होता है, ठीक है, शुद्ध कार्बन, और बहुत ज़्यादा मजबूत संरचना होती है कार्बन की। गैस एजेंसियों के द्वारा दिए जाने वाले सिलेंडरों में रसोई गैस का रूप कौन सा होता है, तो देखिए जो आप सिलेंडर यूज करते हैं, इंडेन हो, भारत पेट्रोलियम हो, कोई भी गैस आप यूज करते होंगे, उसमें जो गैस होती है वो लिक्विड रूप में होती है, ठीक है, तरल रूप में, तभी तो उसमें एलपीजी बोलते हैं उसको, ठीक है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक है, ऑप्शन ए इसमें सही आंसर हो जाएगा 9 का। नेक्स्ट देखिए रसोई गैस किसका मिश्रण होता है, तो रसोई गैस जो होती है इसी सिलेंडर के अंदर, उसमें होता है उसके घटक है भैया ब्यूटेन और प्रोपेन, ऑप्शन बी। और इसमें एक क्वेश्चन ये भी बनता है भैया, रसोई गैस में ब्यूटेन प्रोपेन तो होते हैं लेकिन ये गंधहीन होते हैं, ठीक है, और देखिए गैस लीक होने पे हमें एक विशेष प्रकार की गंध का अनुभव होता है, इसके लिए ब्यूटेन और प्रोपेन के साथ इसमें क्या मिलाया जाता है, मर्केप्टॉन मिलाया जाता है, ठीक है, मर्केप्टॉन, तो मर्केप्टॉन से इसमें क्या आती है, गंध पैदा हो जाती है, ये भी याद रखना, क्वेश्चन बना था किसी एग्जाम में। बिजली के बल्ब के अंदर कौन सी गैस होती है, तो बिजली के बल्ब के अंदर गैस होगी ऑप्शन सी, नाइट्रोजन, ठीक है, दिए गए विकल्पों में नाइट्रोजन होती है, अक्रिय गैस होती है ना ये। परम शून्य ताप क्या होता है, तो परम शून्य ताप डिफाइन करता है सैद्धांतिक रूप से न्यूनतम संभव तापमान को ही परम शून्य तापमान कहा जाता है। वातावरण में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो वातावरण की बात हो रही है एटमॉस्फेयर की, तो एटमॉस्फेयर में सबसे अधिक पाई जाती है नाइट्रोजन, ठीक है, ऑप्शन सी। लोहे के पाइपों के संरक्षण के लिए उसके ऊपर जस्ते की परतें चढ़ाई जाती है, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, तो लोहे के पाइप होते हैं, आपको होता है पानी की लाइन में, पाइप लाइन में, उसके ऊपर जिंक की हमारी क्या होती है, परत चढ़ाई जाती है, चमकते हैं ना, आपने देखा होगा नई नई पाइपलाइन फिटिंग जब होती है चमकते हैं पाइप, तो ये जो मेथड होती है लोहे के ऊपर जिंक चढ़ाने की, इसको क्या कहते हैं, तो इसको कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा इसका गैल्वनाइजेशन, ठीक है, गैल्वनीकरण। आपने देखा होगा जो टीन होते हैं, टीन छत बनती है ना टीन, जिससे टीन में भी यही मेथड किया जाता है, ताकि टीन में जल्दी जंग ना लगे और टीन बहुत लंबे समय तक अच्छी बनी रहे। पशुओं के हड्डियों और दांतों में मुख्य रासायनिक पदार्थ क्या होता है, तो ये रासायनिक पदार्थ होता है ऑप्शन सी, कैल्शियम फॉस्फेट। रासायनिक रूप में शुष्क हिम क्या होता है, तो ड्राई आइस, ड्राई आइस का मतलब होता है, कौन सी आइस होती है ड्राई आइस, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, न्यूनतम तापमान पर जब कार्बन डाइऑक्साइड को लिया जाता है तो फिर ठोस बन जाती है। इसका एग्जांपल आपने देखा होगा, एक स्प्रे वगैरह जो हम यूज करते हैं बहुत जगह पे, किसी पार्टी वगैरह में, शादी वगैरह में, वो हमारा क्या होता है, ड्राई आइस होती है, आर्टिफिशियल आइस। उत्प्रेरक कौन सा पदार्थ होता है, तो उत्प्रेरक क्या होता है, तो उत्प्रेरक भैया जो रासायनिक अभिक्रियाओं की चाल को बदल देता है, ठीक है, ऑप्शन सी। अगला देखिए बैटरियों में इस्तेमाल होने वाला अम्ल कौन सा होता है, तो बैटरियां जो होते हैं लेड बैटरी, उनमें इस्तेमाल होने वाला एसिड होता है सल्फ्यूरिक एसिड, ऑप्शन सी, H2SO4, ठीक है, H2SO4 यूज किया जाता है बैटरियों में। नेक्स्ट देखिए सिरका की प्रकृति अम्लीय है क्योंकि इसमें होता है, तो जो हमारा सिरका होता है ना, इसकी प्रकृति अम्लीय होती है, एसिडिक ही होता है सिरका, तो भैया सही बात है।
और तो इसमें कौन सा अम्ल होता है? तो सिरका तो आप जानते हैं ना, जो हम यूज़ करते हैं घर में खाने के लिए भी, खटास के लिए, वो कहलाता है सिरका। विनेगर, तो विनेगर में कौन सा एसिड होता है? विनेगर में होता है ऑप्शन डी, एसिटिक एसिड। नींबू और संतरे में कौन सा एसिड पाया जाता है? तो नींबू और संतरे में मिलता है हमारा कौन सा एसिड? ऑप्शन सी, सिट्रिक एसिड। ठीक है, ऑप्शन सी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जल आपूर्ति के लिए जल का शोधन किस प्रक्रिया से होता है? देखिए, जल की आपूर्ति करना, जल को हमने साफ करना है, शुद्ध करना, ताकि पीने से लोग बीमार ना हो। तो इसके लिए जल का किया जाता है क्लोनीकरण। ठीक है, ऑप्शन ए, क्लोनीकरण, क्लोरोनीकरण। ठीक है, क्लोरिनीकरण किया जाता है। शर्करा के किण्वन के दौरान बनने वाला मुख्य यौगिक क्या होता है? तो जो शक्कर होती है, अगर उसका किण्वन किया जाए तो उसमें हमारा बनता है क्या? ऑप्शन बी, एथिल अल्कोहल। ठीक है, शराब भी इसी तरह से बनाई जाती है, शर्करा का किण्वन करके। जंतु चारकोल क्या होता है? तो जंतु चारकोल होता है भाई ऑप्शन डी, वायु की अनुपस्थिति में जंतुओं की हड्डियों के जलने से ये प्राप्त होता है। ठीक है, जंतु चारकोल। प्राकृतिक रबर को अधिक मजबूत और प्रत्यास्थ इलास्टिक बनाने के लिए किसका प्रयोग होता है? तो मैंने ये पहले भी बता दिया था, रिपीटेड क्वेश्चन है। सल्फर मिलाया जाता है इसमें। ठीक है, अगला देखिए, इस्पात में कितना कार्बन होता है? तो इस्पात जो है, इसमें कितना कार्बन होता है लगभग? तो इसमें कार्बन की मात्रा होती है, ऑप्शन ए, 0.1 से लेकर 2% तक कार्बन होता है इसमें। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर है। श्वसन प्रक्रिया में वायु के जिस घटक का प्रयोग होता है वो कौन सा होता है? तो श्वसन प्रक्रिया में वायु के कौन से घटक का प्रयोग होगा? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, ऑक्सीजन का। और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज की जाती है इसमें। रासायनिक यौगिकों के मूलानुपाती वह आणविक सूत्र परस्पर निम्न में से किससे संबंधित हैं? तो कौन सा सूत्र होता है इसके लिए? तो ये सूत्र हो जाएगा ऑप्शन सी, आणविक सूत्र, एन इंटू मूलानुपाती सूत्र। ठीक है, ऑप्शन सी होगा। मनुष्य के द्वारा सर्वाधिक उपयोग में लाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो सबसे ज्यादा उपयोग किस धातु का करता है मनुष्य? तो सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, लोहा, आयरन। गोबर गैस का मुख्य घटक क्या होता है? तो गोबर गैस का मुख्य घटक है भैया ऑप्शन डी, मेथेन। पीएच क्या प्रदर्शित करता है? देखिए पीएच, ठीक है, पीएच से ही पता चलता है कि जो हमारा जो भी पदार्थ है उसकी उसका नेचर कैसा है, वो एसिटिक है या वो बेस है। ठीक है, 7 जो होता है ये आपका न्यूट्रल पॉइंट होता है। पानी का पीएच मान 7 होता है। पानी ना तो अम्लीय होता है ना क्षारीय होता है। 7 से नीचे को जाएंगे तो अम्लीय होगा, 7 से ऊपर को जाएंगे तो क्षारीय होगा। पीएच का फुल फॉर्म होता है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। और पीएच यहाँ पे मेंशन करते हैं ऑप्शन सी, विलयन की अम्लता और क्षारता को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, सैलों तथा खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है? तो सैलों और खनिजों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है ऑप्शन ए, सिलिकॉन। हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाने वाला तत्व कौन सा है? तो हाइड्रोजन से सबसे अधिक यौगिक बनाता है भाई, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कार्बन। ठीक है, कार्बन सबसे ज्यादा यौगिक बनाता है हाइड्रोजन से। आग बुझाने के लिए काम में कौन सी गैस लाई जाती है? तो आग बुझाने के लिए हमेशा यूज होगी कौन सी गैस? ऑप्शन सी, कार्बन डाइऑक्साइड। सिलिकॉन तत्व में पाया जाता है, तो सिलिकॉन कहाँ पे मिलता है मोस्टली? तो सिलिकॉन ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको ऑप्शन बी, रेत में, सैंड में, बालू में। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट है, देखिए, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन निम्न प्रक्रिया से होता है। तो कौन सी प्रक्रिया से बॉक्साइट से एल्यूमिनियम धातु का औद्योगिक उत्पादन होगा? ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, वैद्युत अपघटन क्रिया के द्वारा। नेक्स्ट है, देखिए, जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाने वाला यौगिक कौन सा है? तो इनमें से कौन सा जल के साथ स्वच्छ विलयन नहीं बनाता है? नहीं पूछ रहे तो नहीं को हमेशा अंडरलाइन करना है एग्जाम में भी आपने। ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो सकते हैं। तो भैया यहाँ पे शर्करा, बेकिंग पाउडर, कास्टिक सोडा सभी बनाते हैं, बट बेंजोइक अम्ल नहीं बनाएगा। ऑप्शन ए होगा इसका। ठीक है, 36 का ए होगा। सागर जल में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा पदार्थ मिलता है? तो समुद्र में भैया वही मिलता है हमारा क्या, साधारण नमक। ठीक है, ऑप्शन बी, जिसको बोलते हैं NaCl, सोडियम क्लोराइड। अगला क्वेश्चन है, किसी तत्व की परमाणु संख्या निम्न में से किस संख्या के बराबर होती है? तो किसी भी तत्व की परमाणु संख्या कितने के बराबर होगी? उस तत्व में मौजूद नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगी। ठीक है, नाभिक के प्रोटॉनों की संख्या के बराबर परमाणु संख्या होगी उसकी। ग्लूकोज के किण्वन का अंतिम उत्पाद क्या है? अगर ग्लूकोज का किण्वन किया जाता है तो इसमें जो अंतिम उत्पाद बनता है उसको बोलते हैं क्या? राइट आंसर जगह ऑप्शन सी, CO2 और H2O बनता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड और पानी। नेक्स्ट देखिए, व्यापारिक तौर पर अमोनिया का उत्पादन आवश्यक है क्योंकि यह निम्न के काम में आता है। तो कमर्शियल तौर पे अमोनिया का उत्पादन होता है, और ये किसके काम आता है? अमोनिया। तो अमोनिया यहाँ पे काम आता है ऑप्शन डी, सबसे ज़्यादा फर्टिलाइजेशन में होता है इसका काम। ठीक है, फर्टिलाइजर बनाने में। ऑप्शन डी, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, उर्वरक बनाने के लिए, खाद। ऐसा प्राकृतिक पदार्थ जो केवल एक ही तत्व से बना हुआ है और जिससे ऊर्जा प्राप्त की जा सकती है, वो कौन सा होता है?
तो एक ही तत्वों से बना हो और जिससे ऊर्जा मिल सकती है वो पदार्थ होगा इसमें ऑप्शन बी कोयला। लोहे के उत्पादन के लिए जिस कच्ची वस्तु का इस्तेमाल होता है वो कौन सी होती है? तो लोहे के उत्पादन के लिए कच्ची वस्तु यूज की जाती है, ऑप्शन बी हो जाएगा इसमें कोक। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पर्यावरण का प्रदूषण करने वाली गैस कौन सी है? इनमें से कौन सी है पॉल्यूशन वाली गैस, बताइए। तो दिए गए विकल्प में अगर ध्यान से हम देखते हैं तो पर्यावरण में जो पॉल्यूशन करेगी वो गैस होगी ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड। हीरा उसी एक तत्व से बना है जिससे कौन सा तत्व बना है? तो हीरा भैया कार्बन का अपर रूप होता है, हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कार्बन का ही इसमें से अपर रूप कौन सा हो जाएगा? तो वो हो जाएगा राइट आंसर इसका ऑप्शन सी ग्रेनाइट। ठीक है, ऑप्शन सी होगा इसका। नेक्स्ट देखिए, सल्फ्यूरिक अम्ल के औद्योगिक उत्पादन में काम आने वाली दो गैसें कौन सी होती हैं? तो सल्फ्यूरिक अम्ल का जो औद्योगिक उत्पादन होता है इसमें दो गैसें यूज में जो लाई जाती हैं, इनका नाम है ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखिए, किस प्रक्रम से समुद्र जल से सामान्य लवण प्राप्त किया जाता है? तो समुद्र के जल से नमक कैसे बनाया जाता है, क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा है। तो नमक बनाने के लिए भैया सामान्य जो समुद्र का जल होता है यहाँ पे एक क्रिया की जाती है जिसको बोलते हैं, कौन सी क्रिया? ऑप्शन बी वाष्पीकरण। ठीक है, तो वाष्पीकरण में क्या होता है, पानी तो ऊपर उड़ जाता है वाष्प बन के, लेकिन जो NaCl होता है वो नीचे रह जाता है। किस प्रक्रम द्वारा कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है? तो कच्चे तेल से गैसोलीन प्राप्त किया जाता है किसके द्वारा? प्रभाजी आसवन के द्वारा। ठीक है, ऑप्शन बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कपड़े धोने वाले सोडा का नाम क्या है? तो कपड़े धोने वाले सोडा को क्या कहा जाता है? तो धोने वाला जो सोडा होता है, धावन सोडा भी बोलते हैं इसको, इसका केमिकल नेम है ऑप्शन बी सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, जल योजित सोडियम कार्बोनेट। अगला देखिए, कठोर जल साबुन के साथ अच्छी तरह झाग नहीं देता, रीजन क्या है इसका? जल के दो प्रकार होते हैं, एक होता है हार्ड वाटर, एक होता है सॉफ्ट वाटर, कठोर जल और मृदु जल। कठोर जल में साबुन जल्दी से झाग नहीं देता, रीजन ये होता है इसका कि इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के ज़्यादा कार्बोनेट होते हैं। ठीक है, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो ये दोनों आप याद रखना, देखिए थोड़ा सा अंतर है। कपड़े धोने वाला जो सोडा होता है यानी कि जो डिटर्जेंट पाउडर में यूज होता है वो सोडियम कार्बोनेट होता है, जबकि जो हम खाने के लिए यूज करते हैं ब्रेड वगैरह बनाने में या अन्य चीज़ों में जो सोडा पाउडर यूज करते हैं इसको बोलते हैं बेकिंग सोडा। और बेकिंग सोडा का जो केमिकल नेम होता है वो होता है बाई कार्बोनेट। देखिए इतना ही अंतर है बाई कार्बोनेट का। ठीक है, तो यहाँ पे बाई कार्बोनेट होता है, यहाँ पे कार्बोनेट होता है धोने वाला, बस इतना अंतर है। ओके, समझ पाएंगे। तो यहाँ पे केमिस्ट्री के क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। अब बढ़ते हैं हमारे आपका बायोलॉजी के क्वेश्चनों की तरफ। ठीक है, बायोलॉजी के भी काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, तो बने रहिए। और ये साइंस की सीरीज बहुत महत्वपूर्ण है, इसको हल्के में मत लें आप लोग। बहुत अच्छे क्वेश्चन है, बहुत अच्छा रिवीजन पर्पस के लिए सेशन शुरू किया था और अच्छे से रिवीजन हो भी रहा है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो देखिए बेरी बेरी जो डिजीज होती है इसका, ये किसकी कमी से, किसकी डिफिशियंसी से होता है? तो ये होता है भैया विटामिन B1 से। ठीक है, ऑप्शन बी सही आंसर है। स्टार्च से क्या संबंधित है? तो स्टार्च देखिए आलू वगैरह से प्राप्त होते हैं स्टार्च, बहुत से तनों से भी और मिलती है हमको स्टार्च। स्टार्च हमारा ग्लूकोज से संबंधित होती है। ठीक है, ऑप्शन है। स्कर्वी रोग से, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो स्कर्वी जो रोग होता है ना, इसमें मसूड़ों में आपका ब्लीडिंग वगैरह होने लगती है, दांत कमजोर हो जाते हैं, मसूड़े कमजोर हो जाते हैं, और ये होता है विटामिन सी की कमी से। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, विटामिन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेप्सिन क्या होता है भैया? पेप्सिन, पेप्सिन होता है, देखिए पेप्सिन होता है आपका एंजाइम। ठीक है, पेप्सिन एक एंजाइम होता है। ओके, वह कौन सा तत्व है जो दंत एनिमल को कठोर बनाता है? देखिए दांत का जो एनिमल होता है शरीर का सबसे कठोर भाग होता है वो, दांतों का बाहरी आवरण, जिसका ये दांत का एनिमल निकल जाता है तो उसके दांतों में प्रॉब्लम होने लग जाती है, सेंसिटिविटी होने लगती है। तो दंत एनिमल को कठोर बनाने वाला जो तत्व होता है इसका नाम होता है फ्लोरीन, ऑप्शन बी। जनन क्षमता में कमी होती है, देखिए किसी में जनन क्षमता में कमी हो जाएगी अगर उसकी बॉडी में लैकनेस होगी किस विटामिन की, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन ई को प्रजनन विटामिन भी कहा जाता है। ठीक है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो विटामिन की खोज करने वाले वाइटामिन बोलते हैं, वैसे इसका जो इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है वाइटामिन। ठीक है, लेकिन हम हिंदी भाषी हैं तो विटामिन बोल रहे हैं। विटामिन की खोज की थी ऑप्शन बी सी फंक ने, कैसियर फंक था इसका नाम। कौन सा कार्बोहाइड्रेट मोनोसैकेराइड है? तो मोनोसैकेराइड हो जाएगा इसमें। ठीक है, एक सैकेराइड वाला कार्बोहाइड्रेट कौन सा होगा? तो ये हो जाता है हमारा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा डाइसैकेराइड है? तो देखिए अभी मोनोसैकेराइड हमने देखा ग्लूकोज और फ्रक्टोज, ऐसे ही जो डाइसैकेराइड होता है वो हो जाएगा इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी माल्टोज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए इनमें से दूध का प्रोटीन कौन सा होता है? तो दूध में जो प्रोटीन होता है उसका नाम होता है भाई कैसीन, वेरी इंपॉर्टेंट है कैसीन। और ये कैसीन प्रोटीन बहुत ज़्यादा हमारे लिए जरूरी होता है। ठीक है, इस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए कौन सा विटामिन है जिसको एक हार्मोन की तरह भी कंपेयर किया जाता है? तो ये होता है विटामिन डी।
ठीक है, ध्यान रखेंगे। और इस विटामिन डी की कमी से हमारा कौन सा रोग होता है, इससे हमारा रिकेट्स हो जाता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। रेनिन का स्रावन करने वाला अंग कौन सा है, तो रेनिन भैया कहाँ से निकलता है, तो रेनिन जो निकलता है हमारा वो निकलता है ऑप्शन बी, आमाशय से। ठीक है, आमाशय, वेरी इंपॉर्टेंट। डार्विन का सिद्धांत क्या था, तो चार्ल्स डार्विन जिसने सिद्धांत दिया था, बहुत जरूरी है ये क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ज्योग्राफी का। तो डार्विन जी ने जो सिद्धांत दिया था इसका नाम था ऑप्शन बी, प्राकृतिक चयनवाद का सिद्धांत दिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, वन पारिस्थितिकी तंत्र में हरे पौधे क्या होते हैं, तो हरे पौधे जो होते हैं ना, हमेशा किसी भी पारिस्थितिकी तंत्र में आपका फूड चेन होती है। आपने देखा होगा प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता होते हैं यहाँ पे। तो जो हमारे हरे पौधे जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इनको कहा जाता है मूल उत्पादक। ठीक है, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। जीवों तथा वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो वातावरण और जीवों का जो पारस्परिक संबंध है, अगर इसका हम अध्ययन करते हैं तो इस अध्ययन को कहा जाएगा ऑप्शन बी, इकोलॉजी। उत्परिवर्तनवाद किसने प्रस्तुत किया था, तो उत्परिवर्तनवाद प्रस्तुत करने वाला जो वैज्ञानिक था, इसका नाम था डी व्रिज, ऑप्शन डी हो जाएगा। पेंटियोलॉजी किसका अध्ययन होता है, तो पेंटियोलॉजी में अध्ययन होता है भैया ऑप्शन डी, जीवाश्मों का। ठीक है, जीवाश्म, फॉसिल्स। डायनासोरों का सुनहरा काल किस महाकल्प को कहा जाता है, तो कौन से काल में डायनासोर मौजूद थे धरती पे, तो ये काल था आपका ऑप्शन डी, मीसोजोइक काल। ठीक है, जीवन की उत्पत्ति किस काल में हुई थी, तो देखिए मानव जीवन की उत्पत्ति मानी जाती है ऑप्शन ए, प्री कैम्ब्रियन काल में। ठीक है, प्री कैम्ब्रियन काल में। निम्न में से कौन आधुनिक मानव का सबसे निकट संबंधी है, तो आधुनिक मानव का विकास तो आपने पढ़ा ही होगा, मानव का कैसे विकास हुआ। ठीक है, कितने प्रकार से हम देखते हैं मानव बदलते गया, और जो आज का मानव है होमो सैपियंस सैपियंस को बोला जाता है। तो इसका जो सबसे निकट संबंधी जिससे हम मैच कर सकते हैं अभी खुद को, तो ये गोरिल्ला है। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है देखिए, हीमोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए हीमोग्लोबिन की अगर कमी होती है ना, तो रक्ताल्पता हो जाती है भैया। हीमोग्लोबिन बहुत जरूरी घटक है रक्त का। और हीमोग्लोबिन में जो धातु होती है, ये होती है ऑप्शन सी, Fe+, यानी कि आयरन। ठीक है, कौन सी होती है, आयरन। ठीक है, इसी की वजह से मान सकते हो कि रक्त का रंग जो होता है लाल क्यों होता है, इसी वजह से भी होता है वो। ए बी रुधिर वर्ग के व्यक्ति का रुधिर किसको दिया जा सकता है, तो ए बी ब्लड ग्रुप वाला कोई व्यक्ति है तो वो अपना ब्लड किसको दे सकता है, तो ए बी वाला सर्वग्राही होता है, आपको पता ही है। ठीक है, और ए बी केवल ब्लड दे सकता है किसको, ऑप्शन सी हो जाएगा, केवल ए बी को ही दे सकता है ये। इनमें से कौन सा लिंग सहलग्न रोग है, तो लिंग सहलग्न रोग हो जाएगा दिए गए विकल्पों में ऑप्शन सी। ठीक है, वन द कलर ब्लाइंडनेस, यानी कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, ये लिंग सहलग्न रोग होता है। ठीक है, जैसे मान लो माता पिता है कोई, माता पिता में मान लो माता को कलर ब्लाइंडनेस है, तो ये नेक्स्ट जनरेशन में हमारे फिर बच्चे को होगा जो कि मेल होगा। ठीक है, फीमेल को होने के चांसेस बिल्कुल न्यूनतम होते हैं, ज़्यादा चांसेस होते हैं कि इस मेल को होगा, यानी कि जो इस माता का बच्चा होगा, लड़का होगा, उसको होगा कलर ब्लाइंडनेस। अगर इसको या इसको दोनों में से किसी को नहीं है, तो फिर इस मेल की जो पुत्री होगी उसको यहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस पक्का हो जाएगा। तो ये होता है हमारा कलर ब्लाइंडनेस, क्या होता है, एक जेनेटिक डिजीज है। ठीक है, वर्णांधता। चलिए आगे बढ़ते हैं। विलियम हार्वे किसकी खोज के लिए प्रसिद्ध है, तो विलियम हार्वे ने खोज की थी भैया रक्त परिसंचरण की। ठीक है, ऑप्शन सी। इनमें से कौन सा रंग, इनमें से कौन सा अंग रोगाणुओं का विनाश करता है तथा शरीर का पुलिस रक्षक कहलाता है, देखिए रोगाणुओं से लड़ने में जो हमारा हाथ देता है शरीर में, इसको बोलते हैं क्या, राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए। ठीक है, टॉन्सिल। ठीक है, ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा। ये रोगाणुओं का विनाश करता है और शरीर का पुलिस रक्षक भी कहलाता है। ठीक है, वैसे तो WBC भी होते हैं, WBC भी प्रतिरोधी हमारी होती है कोशिकाएं। ठीक है, कणिकाएं शरीर में, ये भी ध्यान रखना आपने। मनुष्य में मादा स्पष्ट युग्मनज का संगठन क्या होता है, तो देखिए मनुष्य में मादा की बात की जा रही है। ठीक है, पुरुष और मादा में आपको पता है गुणसूत्र होते हैं, कितने जोड़े गुणसूत्र यहाँ पे होंगे मादा में, तो मादा में होते हैं आपके ऑप्शन ए 22+X। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो 23 दूना 46 है ना। अगला है देखिए, पिता ए रुधिर वर्ग और माता बी वर्ग की हो तो इन दोनों की संतानों में कौन सा रुधिर वर्ग ज्यादा संभव है, तो किसी के पिता का अगर ब्लड ग्रुप ए है, माता का बी हो, तो संतान उसकी प्रोबेबिलिटी होगी भैया ज़्यादा कौन सा ब्लड ग्रुप होने की, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ठीक है, कोई भी ब्लड ग्रुप हो सकता है, ए बी ओ या ए बी, चारों में से कोई भी हो सकता है संतान का। ठीक है, कोई भी पॉसिबिलिटी, प्रोबेबिलिटी नहीं, पॉसिबिलिटी माफ कीजिएगा। सार्वत्रिक रुधिर दाता ग्रुप कौन सा है, यानी कि यूनिवर्सल ब्लड डोनर, ये ओ होता है। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा।
आर एच जो फैक्टर है ना, इसकी खोज करता कौन है? आर एच फैक्टर। तो आर एच फैक्टर की खोज की थी किसने? हमारा आर एच फैक्टर की खोज की थी ऑप्शन डी लैंड स्टीनर और बीनर ने, ठीक है। आर एच फैक्टर बंदरों से लिया गया, पहले ध्यान रखेंगे, ये भी कई बार क्वेश्चन बना है। सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत ध्रुवों की ओर गति करते हैं? तो देखिए सूत्री विभाजन आपने पढ़ा होगा, बायोलॉजी वाले जो स्टूडेंट है, सूत्री विभाजन के बीच किस अवस्था में गुणसूत्र विपरीत पोलों की तरफ गति करने लगते हैं? तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन डी एनाफेज, ठीक है। एनाफेज अवस्था में होता है। वृद्धि वलय किस क्रिया से बनता है? तो देखिए वृद्धि वलय जो बनते हैं ये बनते हैं हमारे, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है कैम्बियन, कैम्बियन क्रिया से, कैम्बियन की। अनिषेक फल कौन से फल होते हैं? ठीक है, अनिषेक फल, ठीक है, ये क्वेश्चन भी कई बार बनता है, अनिषेक फल का एग्जाम्पल कौन सा होता है? ठीक है, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन 32 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बिना परागकण और निषेचन के बना फल कहलाता है अनिषेक फल। अगला देखिए परागकण क्या होता है? परागकण आपको पता ही है, ठीक है। परागकण जो फूल वगैरह होते हैं उसमें होते हैं परागकण। और देखिए आप मधुमक्खी वगैरह जो घूमते हैं, भौरे वगैरह घूमते हैं, ये परागण का काम करते हैं, ठीक है। एक फूल से दूसरे फूल में ले जाते हैं, जिससे परागण होता है, इनमें निषेचन होता है फूलों में। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा परागकण जो होता है वो नर युग्मकोद्भिद होते हैं, ठीक है, ऑप्शन ही हो जाएगा इसका। थोड़ा डिफिकल्ट लैंग्वेज होती है हिंदी में, ज्योग्राफी की, माफ कीजिएगा बायोलॉजी की। इंग्लिश में तो समझ में आ जाती है, बट इसमें थोड़ा डिफिकल्टी होती है, तो आप लोग अभी रिवीजन के पर्पज से देखें। आवर्ती बीजी पादपों में भ्रूणकोश कैसा होता है? तो आवर्ती बीजी अनावर्ती बीजी पादप आपको पता ही है, ठीक है। और आवर्ती बीजी वो होते हैं जिनमें बीज होते हैं, मान के चलिए जिनमें बीज होता है, तो इसमें जो भ्रूणकोश होता है वो कैसा होता है? तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा त्रिगुणित होता है इसमें, ठीक है, त्रिगुणित। बीज किससे बनता है? जो सीड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? तो बीज बनता है हमेशा किससे? ऑप्शन डी बीजांड से, ठीक है। बीज किससे बनता है? बीजांड से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक ही पादप में एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना क्या कहलाता है? तो एक पुष्प के परागकणों का दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाना कहलाता है, ये घटना कहलाएगी ऑप्शन सी, ठीक है, गिटोनोगैमी, ठीक है। क्या कहलाएगी? गिटोनोगैमी। कौन सा फल नट है इनमें से? नट, तो इनमें से जो नट हो जाएगा दिया गया फल, तो कौन? काजू तो होगा, काजू एक नट है, ठीक है। नारियल में खाने लायक जो भाग होता है क्या होता है? तो खाने योग्य भाग होता है हमारे कोकोनट में, उसको बोला जाता है ऑप्शन ए भ्रूणकोश। एक सच्चा फल होता है, ठीक है, तो ट्रूथ जो फ्रूट होता है, ठीक है, ये बोला जाता है किसको? सच्चे फल का एग्जाम्पल हो जाएगा यहाँ पे, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन सी, ठीक है। निषेचित और विकसित अंडा से होता है, जिसमें वहां से बनता है जो फल, वो कहलाता है एक सच्चा फल। कटहल में मांसल खाने योग्य भाग क्या होता है? कटहल यानी कि जैक फ्रूट, जैक फ्रूट में जो हम खाते हैं, सब्जी बनाते हैं, जिसका अचार वगैरह बनाते हैं ना, कटहल की जिस भाग का, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है ऑप्शन सी सहपत्र और परिदल पुंज। अधिकांश पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ क्या होते हैं? तो पादप वायरस में जेनेटिक पदार्थ होते हैं आपके ऑप्शन बी आरएनए, ठीक है, आरएनए होता है। जंतु वायरस में आनुवंशिक पदार्थ अधिकांशतः किसका होता है? यहाँ पर पादप वायरस की बात की जा रही है, अब यहाँ पे आ गया जंतु वायरस। तो जंतु वायरस में जो आनुवंशिक जेनेटिक पदार्थ होगा वो किसका बना होता है अधिकांशतः? तो बना होगा ऑप्शन ए डीएनए का, ठीक है। हम ह्यूमन में भी देखा जाता है तो डीएनए से ज़्यादा करा जाता है सभी चीज़ें, और पादपों में आरएनए इंपॉर्टेंट होता है, ध्यान रखेंगे इसका। प्रतिजैविक औषधि अधिकतर किस में मिलती है? तो जो एंटीबायोटिक हमारी मेडिसिन होती है ना, ये अधिकतर मिलती है किस में? ऑप्शन ए जीवाणु में, ठीक है, बैक्टीरिया से बनती है। वायरस की सर्वप्रथम खोज किसने की थी? तो वायरस की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे, इनका नाम था, ठीक है, इवानोस्की, ऑप्शन सी हो जाएगा डी इवानोस्की। जीवाणु की खोज किसने की थी? तो बैक्टीरिया की खोज करने वाले जो वैज्ञानिक थे, इनका नाम था ऑप्शन ए ल्यूएनहॉक, ठीक है, ए वी ल्यूएनहॉक। प्रोटीन की यूनिट क्या होती है भाई? देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। प्रोटीन की यूनिट हो जाएगी आपकी ऑप्शन सी एमिनो एसिड, एमिनो एसिड, ठीक है। कोसा में प्रोटीन संश्लेषण का स्थान क्या होता है? कोसा में, तो प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है कोसा में ऑप्शन सी राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम। अब राइबोसोम से संबंधित कई बार आता है, कोशिका की आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? क्वेश्चन बनता है ना आपका कई बार, कोशिका में आत्महत्या की थैली कहा जाता है लाइसोसोम्स को, ठीक है, लाइसोसोम्स, ये भी याद रखना आप, लाइसोसोम। राइबोसोम अलग होता है, लाइसोसोम्स अलग होता है। लाइसोसोम्स कोशिका में आत्महत्या की थैली इसलिए कहा जाता है क्योंकि जब ये फटती हैं तो कोशिका को भी डैमेज कर देती हैं, ठीक है।
किस ताप पर एंजाइम अधिक क्रियाशील होते हैं? कौन सा टेम्परेचर होता है जहाँ पे एंजाइम जो होते हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाते हैं? तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन बी, 40 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, एंजाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पे सक्रिय हो जाते हैं। शरीर में अधिकतम ऊर्जा संचय किस पदार्थ के रूप में होता है? तो हमारे शरीर में जो भी एनर्जी होती है, ये ऊर्जा संचय जो होता है, जो भी ऊर्जा हमारी रहती है शरीर में, ये मैक्सिमम किस में होती है? हमारी वसा के रूप में संग्रहित होती है। ठीक है, फैट। बच्चों में रिकेट्स तथा ऑस्टियोमेलेसिया किसकी कमी से होते हैं? तो देखिए, कल हमने एक रोग और पढ़ा था, ऑस्टियोपोरोसिस। ठीक है, ऑस्टियोपोरोसिस हमने एक रोग पढ़ा। इसमें हड्डियां भंगुर हो जाती है इस रोग में, और मतलब भंगुर होते तो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा इससे इफेक्ट होने लगता है। ठीक है, और ऐसे ही रिकेट्स जो होता है, रिकेट्स भी मतलब बहुत कमज़ोर हो जाती है हड्डियाँ, और ऑस्टियोमेलेसिया में भी सेम चीज़ रहती है। ये सभी विटामिन डी की डिफिशियंसी से होने वाली डिजीज हैं। ठीक है, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका नाम, विटामिन डी। अब विटामिन डी का नेचुरल जो सोर्स होता है सूर्य का प्रकाश होता है। ओके, और विटामिन डी के लिए देखिए क्वेश्चन एक और निकलता है यहाँ से कि विटामिन डी का जो केमिकल नेम है वो क्या होता है? तो कैल्सीफेराल कहा जाता है विटामिन डी को, कैल्सीफेराल। ठीक है, तो देखिए आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो मैं बोलना चाहूँगा यार, बायोलॉजी में जो क्वेश्चन बनेंगे विटामिन से, सभी विटामिन के आपको तो पहले केमिकल नेम पता होने चाहिए। विटामिन ए रेटिनॉल होता है, विटामिन बी थाइमिन होता है, B1। ठीक है, ऐसे विटामिन बी के तो बहुत पार्ट होता है। विटामिन B12 पूछ लेता है वो, साइनोकोबालेमिन। विटामिन सी एस्कॉर्बिक एसिड। विटामिन डी आपका हो जाएगा कैल्सीफेराल। विटामिन ई वो पूछ लेगा आपका, विटामिन के पूछ लेगा। ठीक है, तो ये सभी विटामिन के आप केमिकल नेम याद करके जाइएगा, और साथ ही इनसे होने वाली जो डिजीज़ है उनको भी अच्छे से आपको याद होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन हमारे जो सिलेबस होता है स्कूल टाइम का भी। ठीक है, तो यहीं पर दोस्तों साइंस के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यूके पीएससी एग्ज़ाम के लिए, और साथ ही हमारा जो लैब असिस्टेंट और अन्य एग्ज़ाम है यूके ट्रिपल एससी के, ठीक है, जहाँ पे साइंस पूछी जानी हो, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये सीरीज है। तो बिल्कुल भी आप लोग मिस ना करें इसको। और जाने से पहले बोलना चाहूँगा, जो हमारा अभी ऑफ़र चल रहा है एप्लीकेशन के स्टोर पे, ये होली ऑफ़र को आप लोग ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा, इसका फ़ायदा मिलेगा। टेस्ट सीरीज ज़रूर ले लेना, मॉक टेस्ट जो दिए हैं मैंने उत्तराखंडी जीके के, सामान्य हिंदी के और सामान्य अध्ययन के, 100 मॉक टेस्ट हैं उसमें। साथ ही ओल्ड सॉल्व पेपर भी हैं उसमें, और अन्य कुछ मटेरियल आपको रीजनिंग के भी क्वेश्चन उसमें फ्री में मिलने वाले हैं तीनों टेस्टों में। अभी उसको अपलोड कर दिया जाएगा 1-2 दिन में। रीजनिंग के भी 10 सेट बन चुके हैं आपके। ठीक है, तो रीजनिंग के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि बार बार एग्जाम में बनते हैं, वो भी इनमें फ्री में ऐड किए जाएंगे। तो ये मॉक टेस्ट बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे अभी आपको मिल रहा है, 30% छूट है। 100 का टेस्ट है तो 66 या 67 रुपये के आसपास मिल जाएगा आपको, तो ज़रूर इसको इनरोल कर लेना आप। ठीक है, बाकी जाने से पहले दोस्तों हमेशा की तरह बोलना चाहूँगा यार, अपने जीवन में कम से कम एक पेड़ ज़रूर लगाएं, लोगों को भी इसके लिए मोटिवेट करें, अवेयर करें। और जब भी आप खूबसूरत प्लेसेस पे घूमने जाते हैं, अपने आसपास साफ सफाई स्वच्छता का ज़रूर ध्यान रखें। गर्मी का मौसम आ रहा है, अपने घर के आंगन में किसी बर्तन में पानी वगैरह भी रख दें ताकि पक्षी वगैरह पानी पी लें। ठीक है, ये सभी पुण्य के काम होते हैं, और इसका लॉन्ग टाइम बेनिफिट देखने को मिलता है ज़िंदगी में, एकदम शॉर्ट टर्म बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आप पुण्य करते हैं तो वो लौट के आता है किसी न किसी रूप में। तो आप लोग इन बातों पर बिलीव रखें, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखें, हमेशा एनर्जेटिक रहें और खूब स्टडी करें, क्योंकि हमेशा मेहनत जो होती है आगे को ले जाती है, पीछे कभी नहीं लेती। तो आप लोग डरें ना, रिजल्ट देर से आता है बट आता ज़रूर है। ठीक है, बाकी मिलेंगे आपको शाम के सेशन में। बाकी जो भी हमारे सीरीज चल रहे हैं, जो भी टेस्ट सीरीज चल रहे हैं, और अब हमारी उत्तराखंड पीसीएस हमारे प्रैक्टिस सेट शुरू हो जाने वाले हैं, तो उनको भी आपने फॉलो करना है। ठीक है, तो फुल लेंथ पीसीएस के प्रैक्टिस सेट में दूंगा, 150 क्वेश्चन होंगे। पूरा जीएस का जो पहला पेपर है उसी पैटर्न पे होगा। सेकंड पेपर नहीं करवाऊंगा मैं सी सेट का, क्योंकि उसमें मात्र क्वालिफाइंग मार्क्स लाने हैं। 33 क्वेश्चन 100 में से कोई भी बंदा कर लेगा, मुझे विश्वास है। तो इस बार तो क्वालिफाइंग कर दिया सी सेट को, तो नो प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए मिलेंगे जल्दी, अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों। जय हिंद, जय देवभूमि।